अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब नाजरीन, मैं अहमद मुश्तबा खादरी डेली टाइम न्यूज़ फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, MBT के सदर ऑफिस में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ स्पोक पर्सन आली जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब मेरे साथ मौजूद है, साबिक़ कारपोरेटर, और रिसेंटली जो असेंबली इंतखाबात हुए उसमें काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। अब नाजरीन, मैं यहाँ पे आया इस वास्ते के जो अभी करीबी रियासत में जो फसाद हुआ जैनूर, हमारे तेलंगाना का आदिलाबाद के बिल्कुल करीब आसिफाबाद में आता है जैनूर, वहाँ पे एक फसाद हुआ और वो फसाद जो है एक साहब की गलती थी। उसके बाद में उसका नतीजा फिरका परस्तों को जो है सो एक मौका मिला और उसमें काफ़ी मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुंचा है। और दूसरा मौजू ये है कि अभी जो वक्फ तरमीमी बिल जो पेश किया गया उसके बाद में फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, वो उसके बारे में भी तफसीली बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। साहब, ये जो वक्फ तरमीमी बिल है उसमें काफ़ी लोग जो है सो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। 3 करोड़ 43 लाख करीब 511 आदमी कुछ जो है सो हिस्सा लिए। इसका क्या फ़ायदा रहेगा और इससे इंशाअल्लाह ताला आगे क्या होंगे, या फिर कोई कानूनी मदद लेते हुए इस पे स्टे लगाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, या फिर राहुल गांधी साहब का बड़ा रोल है, जितने रियासतों में कांग्रेस मौजूद है वहाँ पे इस बिल को जो है सो नहीं एक्सेप्ट करते बल्कि बोले तो वो फ़ायदा रहेगा ज़रा, क्योंकि आम आदमी बहुत बेचैन है इस मामले। देखिए, जो वक्फ तरमीम बिल जो पेश की गई थी जी, तो पिछले 10 साल में आप जो NDA नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है पिछले 10 साल की जी, ये लोग जो है कोई भी बिल पर डिस्कशन नहीं किए जी, और डिस्कशन नहीं करके सीधा जितने भी स्कैंडल्स हुए, यानी कई मर्तबा ऐसा हुआ कि एक महीना पार्लियामेंट में 2 महीना पार्लियामेंट में अपोजिशन जो है गड़बड़ करने के बावजूद भी कोई भी बिल JPC को नहीं भेजी गई। ये तारीख रही है पिछले 10 साल की। आज JPC को बिल जाने की मेन वजह यह है कि अपोजिशन स्ट्रांग हो गया और रूलिंग पार्टी जो है, जो 400 पार का वादा था, जो नारा था, वो बिल्कुल कमजोर हो गया। ऑपोजिशन स्ट्रांग होने की मेन वजह यह है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम वोट है वो वन साइडेड इंडिया अलायंस के फेवर में गए थे जी। आप चाहे यूपी में बोलिए, मुला जो अखिलेश यादव जो स्ट्रांग हुए वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट वन साइडेड जाने की वजह से जी। यह सिलसिला चालू हुआ आपके कर्नाटका से जी। कर्नाटका में कांग्रेस को बरसरे इख्तिदार पे लाने में वहाँ के जो उलमा मशाइखीन जो टीम वर्क करे, जो निकल के मुसलमानों को वोट की अहमियत बताए, और फिर उसके बाद में जो तेलंगाना में जो यहाँ पर जो मुहिम चलाए गली गली फिर के हर मसाजिद की कमेटी से जी, और दूसरे उत्तर प्रदेश में जो मुहिम चली, तो ये एक्चुअली जो है एक RSS जो है बदला ले रही है मुसलमानों से जी। ये बदला क्या ले रही? अब तक हमारे को जो है नौकरियों से निकाले, हमारे को नौकरियां नहीं दिए, हमारे को तालीम इदारों में हमारे को एडमिशन नहीं दिए, हम जी लिए। आप जब हिंदुस्तान का दरवाज़ा बंद हुआ तो गल्फ का दरवाज़ा खुला। आज हम सबसे ज़्यादा, यानी आप बता सकते कि बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है इंडिया में, ये मुसलमानों की तरफ से आ रहा है। इसमें कई चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये एक RSS की एक आंख है, RSS की चाल है जो मोदी से चल रही है जी, कि हिंदुस्तान में जो है डिफेंस रेलवेज के बाद में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन है तो वक्फ के पास है ज़मीन, और ये वक्फ कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये हमारे आबादात वक्फ करे सो है जी। वक्फ बोर्ड इज एन इंडिविजुअल इश्यू, यानी बॉडी है, ये गवर्नमेंट के तहत नहीं चलती है जी। लेकिन इसमें यह है कि धीरे 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 करके गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गए। पहले जो है चेयरमैन का जो पोस्ट होता था वो एक इंडिपेंडेंट आदमी बैठता था, उसकी खिदमत करता था। बोर्ड के मेंबर्स जो है वो दरगाह से आपके मुतवली कोठे में उसमें आते थे। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट रहने दीजिए, चाहे बीजेपी बोलिए, कांग्रेस बोलिए, टीडीपी बोलिए, बीआरएस बोलिए, इसमें यह है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। तो इसमें यह हो गया कि वक्फ जो है, अब राजशेखर रेड्डी सीएम थे,
आपको नहीं ये इसमें और एक चीज ये हुई कि जो भी वक्फ के जिम्मेदार बने वक्फ को लूटे। ये तारीख रही पूरे हिंदुस्तान की, आप निकाल के देख लीजिए। बहुत कम ऐसे चेयरमैन और मेंबर्स थे जो दियानतदार तौर पर जो वक्फ के लिए काम करें। 99% जब से आज़ादी हुई आज तक आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तो अब आप जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था हमारे कने जी, तो वक्फ की तबाही जो है यूसुफ अली साहब बोल के चेयरमैन थे, बाद में वो कामारेड्डी के एमएलए बने, तेलुगु देशम के थे। और उसमें यह है कि मुसस्सिल जैसा दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन थी, 2500 एकड़ ज़मीन थी, 1100 एनटीपीसी को दे दिए, 1100 एचटीपीसी को दे दिए। बोर्ड मुसलमानों का है, चेयरमैन मुसलमान है, मेंबर जो है एमपी कोटे में असदुद्दीन, एमएलए कोटे में असदुद्दीन ओवैसी है, एमपी कोटे में एमए खान साहब या कोई अजीज पाशा थे, फिर उसके बाद में बहरहाल पूरा बोर्ड मुसलमानों का है। पूरा एक्ट कर रही गवर्नमेंट, आपकी जमीन को आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन का बता के गवर्नमेंट लैंड एनटीपीसी एचटीपीसी को दे दिए। आप दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की जब आप बात करेंगे, मणिकुंडा जागीर, पूरी जागीर वक्त थी वो 3000 एकड़ से बढ़ के। आज जो आप आईएसबी देख रहे हैं, आप विप्रो देख रहे हैं, आप मानू कॉलेज देख रहे हैं, यू नेम इट, ये पूरा जो है ये कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में दे दिया गया। उसके बाद में राजशेखर रेड्डी साहब आए, जो चंद्रबाबू नायडू साहब जो वक्फ के जमीनात को जो चने बटाने समझ के जो बांटे। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो जमीन थी 700 एकड़ जमीन में से नहीं 1700 एकर्स में से 700 एकड़ जो उठा के एयरपोर्ट के लिए दिए थे, ये बाबू के पीरियड में दिए थे। वो एयरपोर्ट का नाम रख रहे थे एनटी रामाराव एयरपोर्ट रख रहे थे जी। जैसा ही मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई और जैसा ही राजशेखर रेड्डी साहब सीएम बने, लोग ये समझ रहे थे कि वो कैंसिल होगा, लेकिन इन्होंने उसका नाम तब्दील कर दिए, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिए। और आज देखिए आप जाके राजशेखर रेड्डी के दौर में वहां पर एक खबरस्तान था 5 एकड़ पे जी, और वहां पर एक मस्जिद थी और एक आशुर खाना था। वो मस्जिद और वो आशुर खाने से मैं पर्सनली इसलिए वाकिफ था। आपको याद होना चाहिए कि एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, ये जो उमर फंक्शन हॉल है मोहम्मद पहलवान का, वहां पर दिन में कोई शादी थी, कोई कर्नाटक वालों की थी और अपने हैदराबाद वाले भी उसमें शादी में शिरकत किए थे। एक लॉरी का ब्रेक फेल होके वो शादी खाने में लॉरी घुस गई थी, तो एक ही खानदान के तकरीबन 5-6 लोग मर गए थे। वो हमारे एमबीटी के लोग थे जो मरे थे सो जी। तो मई खान साहब वो 5 लाश लेके जाके वो खबरस्तान में दफन करे थे। तो वो खबरस्तान और वो मस्जिद से मैं पर्सनली वाकिफ था। जब ये तामीर हो रहा था, पूरा एयरपोर्ट तामीर हो गया, रनवे पे मस्जिद जैसी की वैसी थी कि फ्लाइट वहीं लैंड होना है, मस्जिद को हटाना बोलकर राजशेखर रेड्डी वॉज द चीफ मिनिस्टर, मोहम्मद अली शब्बीर वो टाइम पे माइनॉरिटी अफेयर थे या पावर मिनिस्टर थे नहीं मालूम, असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर थे और एमएलए कोठे में भी उनका ही आदमी था। वहां पर अंदर कोई बच्चे काम करने वाले थे। ये बच्चे क्या किए, वो जमाने में तो फोन में सिर्फ खाली वो एक चिप में वो आती थी, फोटो वीडियो बनती थी। तो पहले मेरे कने आए बच्चे आके बताए साहब ये मस्जिद देखो अंतरिक तोड़ देने वाले हैं। वो जो एयरपोर्ट का काम ये थे प्रफुल्ल कुमार पाटिल जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनके दामाद कर रहे थे वो टाइम पे, और ये मस्जिद को शहीद कर देने वाले हैं, आप लोग बचाइए। तो हम लोग हमारे से जो हो सकता हम इमीडिएट माइनॉरिटी कमीशन, यूसुफ कुरैशी साहब जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे उनको हम बोले जी। फिर उसके बाद में ये मसला कुछ मुस्लिम बच्चे लेके दारुसलाम गए, उनका फ़ोन लेके सिम निकालिए, वो तो अच्छा वो बच्चे होशियार थे, उसकी एक कॉपी रखे थे। फिर मोहम्मद अली शबीर करने गए, जब मोहम्मद अली शबीर करने गए तो दूसरे दिन उन लोगों की नौकरी चले गई वहाँ से बच्चों की। बच्चे बोले भाई हम लगा जाते हमारे को कार्डन दे दिए यहाँ पर बोल के। तो खैर बहरहाल वो मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हम दुनिया का एहतजाज करे और ख़बरस्तान को पूरा साफ़ कर दिए, वो आशुर खाने को साफ़ कर दिए। तो कांग्रेस भी कोई दूध की धुली भी नहीं है। तो अब यहाँ ये हुआ कि मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी चीफ मिनिस्टर रहने दो, कोई भी पार्टी रहने दो, गरीब की जोरू सबकी भाभी, ये जो वक्फ की जायदाद जो तबाह करे, ये हुक्मरान पार्टियों में हुकूमत में आते इनके पीठ में सुअर का बाल फूट जाता है इनके। समझे आप मेरी बात को? जैसा आम बात यह है कि वर्दी वाले के हाथ में डंडा,
ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग आते, ये लोग बिल्कुल कुत्ते पने पे उतर जाते। तो जो भी इख्तिदार पे आता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रेड, रिलीजन और पार्टी, उसके पीठ में सुअर का बाल फूट जाता और उन्हें जो है मुसलमानों के साथ घर और टकराव के उसमें आ जाता। बिल्कुल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ में हो जाती है, इनकाउंटर होते, हमारे गिरफ्तारियां होते, हमारे को बजट नहीं मिलता। अपोजिशन में रहते तक बहुत हमदर्दी करते हमारे साथ, बुला के मीटिंग आ लेते, हमारे मुस्लिम तंजीमों को बुला के मुस्लिम डिक्लेरेशन की बात करते, 5,000 करोड़ की बात करते। अब उसके बाद में 2014 आया। 2014 में जब तेलंगाना अलग होने के बाद में, मैं समझता हूँ कि तेलंगाना अलग होने के बाद में बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जो है वक्फ बोर्ड की जमीनों को तबाह किया गया। ये केसीआर साहब कितनी हमदर्दी की बात करते थे। जब लगड़ा पार्टी राजगोपाल को ये हुसैन शाह वली की दरगाह जब दी गई थी, जब लैंको हिल्स बन रहे थे, तो ये केसीआर साहब जाके धरना देके वो लैंको हिल्स में पूरे अपने पिंक झंडे लगा दिए थे। 2 दिन वहां धरने पे बैठे थे। ये मरहूम जो उनके एमएलसी है अब्दुल रहमान साहब, ये हमारे महबूब आलम खान साहब, ये जाहिद अली खान साहब, ये सब जने मिलकर कोर्ट को गए थे। केसीआर के बोलने पे केसीआर साहब बोले अदालत का दरवाजा खटखटाओ, आप लोग बोले। अब उसके बाद में क्या हुआ, केसीआर साहब सीएम बनते, भूल गए मुसलमानों को। शायद लगड़ाबादी राजगोपाल को गिरफ्तार भी करे, गिरफ्तार करके लाए, फलकनुमा में रखे। ये जो है कांग्रेस के पीरियड में जब आंध्रा तेलंगाना का झगड़ा चला था, वो झगड़े में इसको गिरफ्तार करे थे। तो मंजलिस के एक एमएलए जो वक्फ की जायदाद पे तबाह करा, लगड़े राजगोपाल को लेके जाकर टिफिन खिलाए थे। अहमद बलाला साहब जो फलकनुमा में उसको लाके रखे थे, जब टिफिन खिलाए थे उसको। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि केसीआर साहब जो है भूल गए मुसलमानों को। अब जो आप वही दरगाह हुसैन शाह वली की और फर्दर लीजेस वो दिए गए। फिर आपके जो घोटाला बेगमपेट की ईदगाह का जो केस हम लोअर कोर्ट में जीते, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में जीते, हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए। वो हारने की मेन वजह क्या थी बोले तो हुकूमत का साथ। जो नहीं उसमें ये हुआ कि 2017 या 18 में आपके वक्फ बोर्ड को लाख डाल दिए जी। तो कोई जाके लाख खुला नहीं सका। इतनी बड़ी हमारे का नहीं, इतनी बड़ी ताकत है, सियासी कुव्वत है जो पूरे हिंदुस्तान को हिला रही, लेकिन केसीआर को नहीं हिला सके। हम जाके लात मार के लाख नहीं तोड़ दिए, हम तू कौन होता रहे आके वक्फ बोर्ड को लाख डालने वाला। ये नहीं पूछे अरे जमीन हमारी, अमला हमारा, रिकॉर्ड हमारा, तू आके लाख कौन डालता, बोली आपके घर को आके पड़ोसी लाख डाल दिया। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के वक्त हम खुद कवर करे, तो मैं लाइव दिया कोई असेंबली। उसके बाद में तकरीबन कई असेंबलियां हुए, खसीदे पढ़ रहे हैं खाली असेंबलियों में केसीआर की। बहरहाल ये सब इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि अब ये तमाम वाकयात होने के बाद में ये बिल पेश करे। ये बिल के पीछे बहुत बड़ा राज है कि मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है मानों में कि तुम अपोजिशन को कैसा ओढ़ दिया, तुम इंडिया अलायंस को ताकतवर कैसा करे बोल के ये बदला लेने की नीयत से। एक दूसरी चीज है कि जैसा दिल्ली है, दिल्ली में तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वक्फ की अमलात पे बने सो है। अमानतुल्लाह जब चेयरमैन बने थे वक्फ बोर्ड के, पहली मर्तबा नोटिस सर्व हुए, सुप्रीम कोर्ट वहां का जो है वो तक वक्फ बोर्ड का है बोल के बात आई। और फिर उसके बाद में जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने वक्फ बोर्ड के जायदादों को निकालने लगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं अंबानी का घर वक्फ बोर्ड पे है बोल के बात आई। तो ये पूरों की हमदर्दी करने के वास्ते मोदी क्या करे कि एक तो बदला ले लिया वैसा होता मुसलमानों से इनकी, इसमें तरमीम करो बोल के ऐसे 40 ऐसे वो है उसके अंदर। यानी सबसे मेन चीज क्या है, वक्फ बाय यूजर निकाल दे रहे हैं उसमें से। फिर दूसरा कलेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कहते ये वक्फ की जमीन है नहीं है बोल के। हर वक्फ की जमीन कलेक्टर के रिकॉर्ड में गवर्नमेंट लैंड बोल के रहती वहां पर। तो फिर उसके बाद में जो है बहुत सारे चीजें हैं जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि नरेंद्र मोदी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा किया है, चिलमन से लगे बैठे हैं। मुस्लिम दुश्मनी में जो है सो ये है। दूसरा ये जो फसाद के बारे में नहीं, 1 मिनट, ये मैं और 1 मिनट बोलूंगा ये वक्फ बोर्ड के बारे में। तो इसको ये हुआ कि वहां पर राहुल गांधी से ज्यादा रोल जो है अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव की आप स्पीच उठाकर देखिए, जो वक्फ के मैटर पे उनकी जो एहतजाज, उनका जो, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर है आज के दौर में। जी जी जी। तो अखिलेश यादव की तकरीर, राहुल गांधी की नहीं। राहुल गांधी तो रटे हुए जुमले बोले आके उन्होंने वहां पर,
लेकिन अखिलेश यादव के जो जुमले थे बहुत चुभते हुए जुमले थे, और बार बार वो जो बाजू अयोध्या में बीजेपी को हराने वाला किंग अगर कोई है तो वो है अखिलेश यादव। खैर अखिलेश यादव के हंगामे में आके अब यहाँ पर दो जनों पे है। अब ये हुकूमत जो है दो बैसाखियों पे चल रही, एक बैसाखी है आपके बाबू, एक बैसाखी है नीतीश कुमार। तो अब आप कितने भी ईमेल कर लीजिए आप, खैर वो तो दैट विल काउंट डेफिनेटली, कितने लोग मुखालिफत में ईमेल करे, इतने लोग जाके रिटर्न पिटीशन दिए मिलके जेपीसी को, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं हो, जॉइंट पार्लियामेंट्री वर्किंग कुछ है वो जी। तो उसको क्या है कि सिर्फ खाली ये बिल के ऊपर मुखालिफत कितने लोग कर रहे हैं, तायद में कितने लोग हैं, एमपी से बात करते हैं एक्चुअल तो, फिर उसके बाद में ये लोग जो है एक नोटिफिकेशन डाल के ईमेल्स लिए, वो जाके आप कितनी भी ईमेल दीजिए तायद में, अगर उनका नंबर्स आ गए तो पास कर देते हो लोग। आप कितनी भी आप तायद करने दीजिए गैर मुस्लिम, अगर उनका नंबर्स नहीं है तो पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारे उलमा मशाइखीन हमारे मुसलमान क्या करना, ये दो जनों को पकड़ना, एक चंद्रबाबू नायडू को, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है, उन्होंने जाके रेवंत रेड्डी से गुजारिश कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी वो गुजारिश करने का कोई वो ही नहीं था, जबकि ऑलरेडी उनका कांग्रेस का सरबराह फैसला ले लिया कि हम वी आर अपोजिंग बिल। अब जाके आप रेवंत रेड्डी के कपड़े धोने से क्या फायदा। आपको चाहिए था कि बहैसियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना के मुस्लिम कायदीन को, आंध्रा के मुस्लिम कायदीन को लेके जाके आप चंद्रबाबू नायडू से मिलना था। आप जाके बोलना था कि आप पिछले 9 साल में भी आप 5 साल आप बीजेपी के साथ थे, लेकिन आप सेकुलरिज्म को जिंदा रखे। अभी भी जो है हमें उम्मीद है कि बीजेपी आपकी हो सकता मजबूरी होगी। आंध्रा में तो कोई बीजेपी की कोई प्रेजेंस है नहीं, अगर इख्तिदार अगर इन्हों नाता तोड़ भी लिए तो इन्हों अपने बलबूते पे हुकूमत चला सकते, इनका नहीं इतनी मेजॉरिटी है। अब वो कुछ फंड्स का चक्कर है जो दो एक दूसरे को मिलके चला ले रहे। तो चंद्रबाबू नायडू अगर ये बिल की मुखालिफत करा तो ये बिल पास नहीं होती। नीतीश कुमार क्योंकि इलेक्शन है, वहां के बिहार के पूरे मुस्लिम कायदीन, ये खालिद सैफुल्लाह रहमानी उधर बिहार जाना, आपका ताल्लुक बिहार से है, आप जाके वहां पर उलमा मशाइखीन को जमा करके नीतीश कुमार से मिलना, लेकिन ये नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा, अपन रेवंत रेड्डी के गीता गा लेते बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। अगर ये दो लोगों से हम मुस्लिम कायदीन नहीं बात करेंगे, इनको जाके एक्सप्लेन। कुछ दिन पहले जो है चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद आए थे, तो उन्होंने कुछ सेलेक्टेड मुसलमानों को बुलाए थे, इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग है। मैं सुना कि शफीकुज़्ज़मा को बुलाए थे, और सियासत से हमारे मुबशिरुद्दीन खुर्रम भी गए थे, ऐसा कुछ कि ये वक्फ बोर्ड में ये जो बिल अगर पास हुई तो मुसलमानों को क्या नुकसान है, अगर ये बिल में क्या क्या चेंजेस है, हम क्या डिमांड करना गवर्नमेंट से, अगर हम तायद करना तो क्या चेंजेस पूछना, तो उस पर डिस्कशन करे। एंड ही इज वेरी सीरियस इट सीम्स। अब पार्लियामेंट आप देखिए कई बिला जेपीसी को गए मन, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं की जा रही है। साबिका में 10 साल में कई बिला गए, अभी तक वो कमेटी बैठ रही नहीं, जेपीसी हो रहा नहीं। तो कहीं ना कहीं आने वाले 4 रियासतों में मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है बीजेपी आरएसएस की तरफ से, कि अगर ये बिल पास हो दो मत पास हो दो। सेकंड बिल लाते वो लोग कॉमन सिविल कोड का, और ये लोग ये देख रहे हैं कि ये बिल पास हो दो न कौन दो, कॉमन सिविल कोड तो हम पास करा के रहेंगे बोल के भी उनका एक इरादा है। तो अब जो है अब मैं हमारे खरगरे साहब की स्पीच सुना, उन्होंने बोल रहे थे कि अपोजिशन स्ट्रांग होने की वजह से ये जो है बिल रिटर्न हुई बोल के, उन्होंने मुसलमानों पे यानी हमारी वजह से बिल वो हुई। अरे नहीं भाई, मुसलमानों का जूता जिसके सर पे उन्हें इख्तिदार पे, मुसलमान एक तरफा वोट दिए बोल के उधर अखिलेश मजबूत हुआ, इधर राहुल मजबूत हुआ, और आप भी इतनी बड़ी तकरीर कर रही। तो बहरहाल खरगे जी से मेरी गुजारिश है कि आप जो है एहसान फरामोश बात मत करिए। मुसलमानों के वोट लेके आप इख्तिदार पर आकर उल्टा आके मुसलमान महफिलों में बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे वास्ते वो करें, हम तुम्हारे वास्ते ये करे। आज भी जो है फजर की अज़ान नहीं होती कहते मस्जिदों में, कई बेंगलुरु में कांग्रेस की सरकार है, मेरे दोस्त था फोन करके बोलते फजर की अज़ान लाउड स्पीकर से देने का वहाँ पर हुक्म नहीं है बोल के। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करिए कि लाख बातिल कोशिश करने दीजिए, वही होता है अल्लाह जो चाहता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बिल ना सिर्फ रिजेक्ट होंगी, बल्कि इस दौर का जो शैतान है उसका मुंह अल्लाह ताला काला करेंगे, और हम ये दुनिया हमारे आँख ये दीदार करेंगे कि अल्लाह उसको दुनिया में भी रिस्वा करेंगा, और उसकी खुद पार्टी में जो
हालत LK अडवाणी की हुई और मुरली मनोहर जोशी की हुई, उससे बदतर उसकी हालत हुई वो पार्टी। ये जो फसाद हुआ इसका कोई मुस्लिम नौजवान था, उसकी तरफ से जो है सो ये सब फसाद भड़का, मगर जो दहशत पसंद लोग उसको हवा दे के बहुत ज़्यादा मुसलमानों का जो है सो माशी नुकसान करे। इसमें देखिए एक्चुअली जैनूर जो मुकाम है ना, ये जैनूर आसिफाबाद जो नया जो डिस्ट्रिक्ट बना उसका एक मुकाम है, टाउन है, ये छोटा सरकार, लेकिन वहाँ पर मुसलमान माशी तौर पे बहुत मजबूत है वहाँ पर। तो ये जैनूर कई दिनों से जो है ये RSS BJP के रैडर में था ये, और वहाँ पर जो है 2 कम्युनिटी रहते, एक आदिवासी और एक मुस्लिम। तो ये आदिवासी ये ना हिंदू होते ना मुसलमान होते, ये इनका एक अलग रवैया रहता जीने का। वो जंगलों में जीते, जंगलों में खाते, जरीन परीन चरीन पे जिंदा रहते वो लोग। तो कभी भी तारीख में मुसलमानों का आदिवासियों का ऐसा कभी झगड़ा नहीं हुआ। बाजू कई मंडलें हैं, एक आपके उसके बाजू एक उतनूर है, नारनूर है, इचोड़ा मंडल है, वैसे ही एक ये जैनूर भी है। तो इसमें ये हुआ कि कुछ दिन पहले वहाँ पर बाजुक में जो है आदिलाबाद में BJP का MP, BJP का MLA जीता जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, वो आदिवासियों को BJP पार्टी में लाने के लिए कई दिन से कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे भी दलितों को BJP में लाने की कई मरतबा कोशिश की जा रही, लेकिन दलित BJP के साथ नहीं जा रही है, बात हकीकत है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 31 तारीख के दिन एक वाकया पेश आया। मुकामी लोगों का ये बोलना है, मुकामी मुसलमानों का और कई लोगों का ये बोलना है कि एक 50 साल की औरत है, 48-50 ईयर्स की, उसको जो है एक्सीडेंट हुआ, उन्हें जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करे, और वहाँ के कोई लोग जो है सीता का जो मिनिस्टर है फिलवक्त, वो खुद एक सरेंडर्ड नक्सलाइट है, और वो उन लोगों की कोई जात है, वो जात के हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ कुंडापल्ली सीतारामैया से कोई इनका ताल्लुक भी है शायद। नहीं, वो गौंड जात है, गौंड बोलते हो आदिवासियों को, तो वो जात के है, इनका भी वही है। उनको फोन किए तो वो गांधी हॉस्पिटल उनको शिफ्ट कराए। लेकिन अचानक एक बात ये आई कि कोई एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर जो है, उन्हें लिफ्ट पूछी थी, उसको रेप करने की कोशिश करा, उन्हें जब इजाज़त नहीं दी तो उसको मारा। अब वहाँ पर जो वाकया हुआ, ना हम थे, ना आप थे, ना आज जितने एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पर थे, ये किसी को नहीं मालूम वो वाकया क्या हुआ। कई मुस्लिम कायदीन जो है, खुद हमारे असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैं उस वाकये की निंदा करता हूँ। हमारे माइनॉरिटी जो लीडर्स है कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं उन्हें जलील है, उन्हें हरामी है। मैं वो जो आदमी अक्यूज्ड है उसके घर वालों से बात किया, उसकी जो बीवी बच्चे जिसका घर जला दिए पूरा, और उसके भाइयों से बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि जो टाइम ऑफ क्राइम बोल रहे हैं, उन्हें वो उस वक्त पे घर पे मौजूद था बोल रहे हैं, क्योंकि वो लड़का इससे पहले कोई एक आदिवासी लड़की से कुछ चक्कर चलाया था, वो क्या था नहीं मालूम, उसको जहन में रख के उसको टारगेट करने के लिए ये वाकया पेश हुआ। तो अदालत विल डिसाइड कि ही इज अक्यूज्ड और नॉट। जी। हम कौन होते हैं उसको लाके फांसी दियो बोलने वाले? अच्छा, अटेम्प्ट टू रेप को बोल रहे हैं फांसी दियो। अब मैं क्या बोलूं, इन्हों अटेम्प्ट टू रेप को फांसी दियो बोल रहे हैं जी। कुछ दिन पहले वहां से थोड़ी दूर पे बोधन में एक सिटिंग काउंसलर जो कभी BRS में रहता, कभी कांग्रेस में रहता, उन्हें बोधन में एक नाबालिग मुस्लिम बच्ची का साथ रेप कर दिया। मैं क्या डिमांड करूं बोलिए आप? मेरी सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। क्या मेरे भी कम्युनिटी वाले निकल के घर जला दिए क्या बोलिए आप? नहीं। अब यहाँ क्या है, टोटली लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। अब क्या एक आपको माफी चाहता हूँ, मोइनाबाद में भी एक BRS का जो है सो लीडर करा था, आज तक वो केस ट्रायल पे नहीं आया, ट्रायल पे नहीं आया, ना कोई डिमांड करा उसको फांसी देने की। अब उसके बाद में ये हुआ कि उन्हें रेप नहीं, रेप एंड मर्डर है वो, रेप एंड मर्डर। तो खैर बहरहाल अब इत्तेफाक से ये हुआ कि ये वाकया हुआ 31 तारीख के दिन। तकरीबन 3-4 दिन तक ये लोगों को रीग्रुप किया गया। इनके वो लेडी के करीब से फोटो लिया, आप देखो खाली एक तरफ घसीटे, यानी गाड़ी जिसको टक्कर मारती जो रोड पे घसे जाते वो निशाना है। कोई मार हथियार का मार नहीं है, बंडे का मार नहीं है। और हिंदुस्तान का रेप की अगर आप तारीख निकाले तो 50 साल की औरत का तो कोई भी रेप करते हुए आज तक नहीं आया। 50 साल का आदमी रेप कर सकता, लेकिन 50 साल की औरत का कोई रेप करे बोल के नहीं मालूम।
जी। तो बहरहाल एक 50 इयर्स की औरत का रेप होना मेरे कहने एक डाउटफुल बॉक्स में आता है ये केस। अब ये लोग क्या किए, वो व्हाट्सएपों पे फोटोआं फैला रहे हैं, कुछ दिन से जो है स्टेटस रख रहे हैं गाने डाल के, जज्बाती तेलुगु। सेम आपके जंगी चरला में फिसाद करने के लिए ऐसी हुआ, वहां पर पहले राजा सिंह का गाना लगाए, उसके बाद में जो है वो कुछ औरतें जो है वो पारदी औरतें थे, एक बच्चे के आंख पे गिर के मारने गए तो उन्हें ढकल रहा, वो खाली उतनी क्लिपिंग उन्हें बच्चा ढकल रहा सो औरत को, वो फैला के हमारी औरतों पे हमला करे बोल के पूरे बीजेपी के एमपीस आ जा रहे हैं, बीजेपी के एमएलए आ जा रहे हैं स्पॉट पे। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। अब वहाँ के जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अब आप मुझे ये बताइए कि आप गाड़ी तेज लेके गए तो आपके घर को चलाना जाता, बराबर। अगर कहीं अगर आप, और कितना भी गांव खेड़ा रहने दो, इंटेलिजेंस तो है ना सर। ये 3 दिन तक ये लोग जमा हो रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, पेट्रोल बम बन रहे हैं वहां पर। अच्छा 5000 से ज्यादा लोग जमा हुए वहां पर। गड़बड़ जिस दिन ये गड़बड़ हुई उस दिन 4 सितंबर के दिन 9:30 वो लोग बाज़ाब्ता बंद का ऐलान करें। ये जैनूर में पहली बार नहीं हो रहा ये फिसाद मुसलमानों का और ये आदिवासियों का। पोलिंग के दिन, पार्लियामेंट इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन मुसलमान कांग्रेस को क्यों वोट दिए बोल के वहां के ट्रेडिशनली कांग्रेस के लीडरों को हमला करे। और डीएसपी साहब क्या करे, वोटर लिस्ट लेके 200 आदमी पे एफआईआर करे। तो लोग पूरे जैनूर के मेरे पास भी आए थे, सीता का कहने गए थे, फिर बाद में वो एफआईआर में 75 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। यानी आप मेरे पे हमला कर रहे हैं, मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मेरे पे एफआईआर हो जा रहा। ये जो बांग्लादेश में एक नैरेटिव खड़ा करे कि हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं बोल के ये लोग क्या करे, बांग्लादेश में जो है एक बंद मनाए, यहाँ इंडिया में बंद मनाए थे बीजेपी वाले। तो उस दिन भी जो है दुकानों को नुकसान पहुंचाए। तो मुसलमान जाके कंप्लेंट करे तो डीएसपी साहब ये बोले कि अब मैं उन केस बुक करा, गिरफ्तार करा, फिर वो लोग बाहर से आते, फिर आपस में आप लोग में इख्तलाफात होता, मैं दोनों को मिला देता हूँ बोल के केस नहीं बुक करे, मिला भी नहीं। और वही डीएसपी साहब जो है एक दिन पहले 3 तारीख के दिन मुसलमानों को ये बोले कि वो लोग बहुत गुस्से में है, कल बंद मनाने वाले, बड़े पैमाने पे तशद्दुद करने वाले वो लोग, आप लोग जो है अपने अपने दुकानात बंद रखिए। तो तकरीबन लोग जो है अपने दुकानात बंद करके, जो जैनूर के जो कारोबारी लोग है ज्यादातर आदिलाबाद में और निर्मल में रहते हैं लोग, तो अपने अपने मकानात को चले गए थे। अब जो वहां पर रहते बहुत कम पॉपुलेशन में रहते वहां पर। खैर बहरहाल वो दिन में जो है 10:30 से एहतजाज चालू करे, वो लोग रैली निकाले, दुकानात को जलाए, फिर उसके बाद में 4 मसाजिद को वो करे। मेरे पास एक लंबी तवील लिस्ट है कि आप सुन के हैरत करेंगे। देखिए आप, व्हीकल्स डैमेज, कौन सी 41 व्हीकल्स को डैमेज करे, पूरी लिस्ट है मेरे कहने, कितने गाड़ी का नंबर और कौन सी गाड़ी डैमेज करे, बोलेरो 4 व्हीलर नहीं, बास तो ऐसे टीआर पे गाड़ियां जला दिए लोग, घरों के बाहर, दुकानत के बाहर जो ठहरे थे, शॉप्स। तकरीबन इसमें जो है 4 करोड़ का भी नुकसान है, 5 करोड़ का एक जनों का, एक 120 करोड़, ऐसे तकरीबन 95 दुकानात जो छोटे और बड़े दुकानात। और तकरीबन आप सुन के हैरत करेंगे कि 15 से ज्यादा फोनों के दुकाना जला दिए। अच्छा, तो जुमला 190 ये डब्बे जलाए, यानी दुकानात और छोटे मोटे डब्बे जलाए। मकानात देखिए आप, 11 मकानात जलाए, तो और 4 मसाजिद पे हमला करे। हैरत की बात यह है कि फिसाद होने के बाद में मुस्लिम क़यादत का ऐसा हो गया, सुम्मुन बुकमुन लायर जीवन, बिल्कुल खामोश बैठे हुए पूरे, वहां ऐसा दम पकड़ लेके बैठे हुए, काम जैनूर के फिसादात पे गुफ्तगू करते, कहाँ हमारे को पुलिस उठा लेके जाती की बोल के। असदुद्दीन ओवैसी खाली ट्वीट खेल के खामोश बैठ गए, हम जाने की कोशिश करें तो हमारे को गिरफ्तार करके ला लिए। कांग्रेस के तमाम अक़लियती कायदीन खामोश है, जो ऑल इंडिया लेवल के कांग्रेस के कायदीन हैं, जो कहीं भी बीजेपी रूल स्टेट में जो है कोई दलित पे हमला हुआ तो गाना बजाना करते, वो लोग भी खामोश बैठे हुए हैं फिलोखत पे। हाँ, और आपके वो कौन था, एक लड़का लापता हुआ तो कोई यूनिवर्सिटी से लड़का लापता हो गया तो राहुल गांधी आए थे यहाँ पर, यानी एक दलित का लड़का लापता हो रहा तो राहुल गांधी आ जा रहे हैं इस स्पॉट पे, रोहित वेमुला के वास्ते। हमारे 190 दुकाना जल गए, 140 दुकानात हमारे जल जा रहे हैं, ये 90 गाड़ियां जल जा रही हैं, 4 मसाजिद पे हमला हो जा रहा, कुरान की बेरुमती हो जा रही है और राहुल गांधी के मुंह में जबान नहीं है। तो हम क्या देख के मुसलमानों को वोट देना बोलिए आप। इलेक्शन से पहले कांग्रेस वाले एक फोटो बनाए थे, यानी मोदी इन मास, केसीआर इन मास बोल के,
यानी आधा चेहरा मोदी का, आधा चेहरा जो है केसीआर का। तो मेरे को डर क्या है, क्या राहुल गांधी की फोटो बनाते क्या कोई भी, आधा आरएसएस के चीफ का चेहरा, आधा जो है राहुल गांधी का चेहरा बना के। सब खामोश है ना साहब। कोई एक आज एक मुसलमानों की बड़ी महफिल हुई आज, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की किताब का रस्म इजरा हुआ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों से। कोई ये जो पब्लिक जमा हुई थी, पूरे लर्नड पर्सन से, पूरे मुफ्तियां, मदरसे के हाफिज कुरान या अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से बैठे हुए, किसी के मुंह में जबान नहीं, कोई डिसेंट नोट नहीं करा कोई जी ठहर के। खैर बहरहाल ये अब आप, और एक हैरत की बात यह है कि मेरे पास इतने एफआईआर है, दुकानात आपके जले, मकान आपका जला, मसाजिद आपकी बेरुमती हुई, कुरान की बेरुमती हुई, और केसेस भी आपके ऊपर ही बुक हो रहे। तो बहरहाल ये इशू ऐसा है कि जैनूर का वाकया जो है कि ये ना मैं बयान कर सकता ना आप सुन सकते। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है हर सिलकते हुए मसले पर आप लाइव देते, आप जाइए चोरी छुपी जाके जो है, अभी भी वहां पर आंच है। एक तो ये घर का बेघर हो गया मैं, ऊपर से बारिश आ गई। अब आप बताइए वो जले हुए आइटमों पे बारिश आने से क्या हालत हो जाती, बताइए आप। यानी मैं अंदर दाखिल नहीं हो सक रहा हूँ साहब, कचरा साफ नहीं कर सकूँ। तो ये हालत है, बहुत बुरे हालत है। अगर कोई जैनूर के, अगर कोई सच्चा मुसलमान है, अगर उन्हें 1-2 मिनट आंख बंद करके वो जो वीडियो सारे देख रहे हैं, ये 1% है 10% है वीडियो, वहाँ के हालात और खराब है। इंटरनेट वहाँ पे कट है शायद अभी तक। जब आप बोल रहे हैं हालात सब अच्छे हैं, तो फिर आप किसी को जाने नहीं दे रहे। आप एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट छोड़ो ना भाई, लोगों को आने दो ना, अंदर देखने दो। आप किसी को वहाँ वीडियो लेने नहीं दे रहे। ऐसा महसूस हो रहा वहां पर मिलिट्री राज है वैसा दिख रहा, वहाँ इमरजेंसी है दिख रहा वहां पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे से बात करने के तो लिए। इंशाल्लाह आप जाएंगे जैनूर को? इंशाल्लाह बराबर जाएंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थे स्पोर्ट पर्सन एमबीटी जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब, बड़ी बेबाकी के साथ जो है सो बात कर रहे थे। और जिस तरीके से चाहे वो तरमीमी बिल हो, तरमीमी बिल में भी अभी खान साहब बता रहे थे कि उसका तरीक़ेकार क्या है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको जो है सो काबू में करें तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल, अगर हम कितना भी जो है सो आगे जाएंगे, मगर बिल अगर खुदा न खास्ता पास हुआ तो बड़े मसले होंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि जैनूर का जो फसाद हुआ, इसमें आज तक भी लोग जो है सो वहाँ पे सहमे हुए हैं, दबे हुए हैं। और पुलिस का रवैया ये है कि वहाँ पे किसी को जाने नहीं दे रहे, ताकि रिलीफ मटेरियल भी नहीं जाने दे रहे, बकौल हमारे खान साहब के। तो ये उसको जल्द से जल्द जो है सो मसले को हल करना तेलंगाना पुलिस का काम है। मैं अहमद मुश्तबा खादरी, कैमरामैन कोई